यह 2024 की इंडोनेशिया की नई डरावनी फिल्म हाफ बॉडी घोस्ट है। यह फिल्म दक्षिण पूर्व एशिया की मशहूर भूत प्रेत की कहानियों पर आधारित है और वाकई एक बेहतरीन हॉरर फिल्म मानी जाती है। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर देखें। कहानी की शुरुआत होती है जब बीमो नाम का एक शिक्षक दूर दराज के पहाड़ी गांव में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है। उसकी पत्नी लिसा नहीं चाहती कि उसका पति अकेले वहां तकलीफ झेले, इसलिए वह भी उसके साथ जाने का फैसला करती है। लेकिन रास्ते में लिसा के साथ कुछ अजीब होता है। गांव जाते समय अचानक कार की खिड़की के सामने एक लाल रोशनी चमकती है, जिससे वह बुरी तरह डर जाती है। कार में बैठे बाकी लोगों को कुछ भी अजीब नहीं लगता, इसीलिए लिसा सोचती है कि शायद वह बहुत थक गई है और उसे भ्रम हो रहा है। लेकिन जब वह अपने पति की तरफ देखती है तो उसे कार की खिड़की के बाहर एक उड़ता हुआ इंसानी सिर दिखाई देता है। लिसा घबरा जाती है। तभी वह सिर दोबारा लौटता है और सीधे उसके सामने आ जाता है। जब वह सिर अचानक गायब हो जाता है तो लिसा को यकीन हो जाता है कि यह कोई सपना या भ्रम नहीं था। डर के मारे वह अपने पति को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि कार में उसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं होता। उड़ते हुए सिर को याद कर लिसा को मिचली आने लगती है। वह ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहती है और बाहर उतरकर उल्टी करने लगती है। तभी उसका पति बाहर आता है और उसे पानी देता है। वह लिसा से कहता है कि वह नहीं चाहता कि उसकी पत्नी पहाड़ों में उसके साथ रहकर तकलीफ झेले। वह उसे वापस भेजने की बात करने ही वाला होता है कि अचानक जंगल से अजीब आवाजें आने लगती हैं। अचानक जंगल से एक ताबूत फिसलता हुआ बाहर आता है। यह देखकर सभी डर जाते हैं और तुरंत गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी गाड़ी स्टार्ट होना बंद हो जाती है। ताबूत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगता है। ड्राइवर को अचानक याद आता है कि ऐसी हालत में चावल या अंडा काम आ सकता है। वह बीमो से पूछता है कि क्या उनके पास उबले अंडे हैं। बीमो तुरंत अपने बैग से उबले अंडों की एक थैली निकालता है। ड्राइवर अंडे ताबूत के पास फेंक देता है और उसी पल गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। जब वे वहां से निकल जाते हैं तो ताबूत अपने आप थोड़ा खुल जाता है और एक अदृश्य हाथ अंडों को उठा लेता है। अगली सुबह ड्राइवर उन्हें कस्बे में नाश्ता कराने ले जाता है और बताता है कि जो उन्होंने रात में देखा उसे उड़ता हुआ ताबूत कहा जाता है। वहां की परंपरा के अनुसार मरे हुए लोगों को जमीन में दफनाने के बजाय जंगल में या पेड़ों पर रख दिया जाता है। समय के साथ कुछ ताबूत काली विद्या से भर जाते हैं और फिर वे खुद खाना ढूंढने निकल पड़ते हैं। ड्राइवर उन्हें चेतावनी देता है कि जहां बीमो को पढ़ाने जाना है वह एक छोटा सा द्वीप है जहां नियम बहुत सख्त हैं। अगर कोई नियम तोड़े तो हल्की सजा भी हो सकती है और जान भी जा सकती है। नाश्ते के बाद गांव का मुखिया उन्हें नाव से द्वीप तक छोड़ देता है और स्कूल का रास्ता बताकर चला जाता है। रास्ते में जंगल से गुजरते समय पति पत्नी पेड़ों पर लटके कई उड़ते हुए ताबूत देखते हैं और डर के मारे भागते हुए स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल का प्रधानाचार्य उनका स्वागत करता है और रहने के लिए एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाता है। वह माफी मांगते हुए बताता है कि हाल ही में आई बाढ़ में कई लोग मारे गए और बिजली व संसाधन बुरी तरह नष्ट हो गए, इसलिए वहां सामान और शिक्षकों की भारी कमी है। रात के खाने के समय प्रधानाचार्य सुझाव देता है कि लिसा भी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दे, जबकि उसे पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं है। पूरे स्कूल में बीमो के अलावा सिर्फ एक और शिक्षक था जो हिंदी भाषा पढ़ाता था। लिस ये सब देखकर मजबूरी में स्कूल में पढ़ाने के लिए हाँ कर देती है। इसी दौरान प्रधानाचार्य को अचानक एक बात याद आती है। वह बताता है कि गांव में एक बिना लिखा हुआ नियम है। हर बार खाना खाने के बाद बचा हुआ खाना घर के बाहर जमीन पर डालना जरूरी होता है। ऐसा करके वे प्रकृति को उसके दिए उपहार के लिए धन्यवाद कहते हैं। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उस पर बुरी किस्मत आ सकती है। लेकिन पढ़े लिखे होने की वजह से पति पत्नी इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते। जब बीमो प्रधानाचार्य को बाहर छोड़ने जाता है तभी कमरे में बर्तन धो रही लिस देखती है कि एक नाशपाती जमीन पर गिर जाती है। वह नाशपाती उठा लेती है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं होता कि खिड़की के बाहर कब एक डरावना भूतिया चेहरा आ चुका है। उस रात और भी अजीब घटना होती है। आधी रात को एक बूढ़ी औरत बिना बुलाए वहां आ जाती है और भूत की तरह सीधी खड़ी होकर कमरे के दरवाजे पर खड़ी रहती है। उसे देखकर पति पत्नी की हालत खराब हो जाती है, लेकिन उस बूढ़ी औरत को जैसे कुछ पता ही नहीं होता। वह सीधे लिस के पास आती है और अपना बूढ़ा हाथ लिस के पेट की ओर बढ़ाती है। फिर वह कुछ मंत्र पढ़ने लगती है, जैसे कोई रहस्यमयी पूजा या रस्म कर रही हो। रस्म पूरी करने के बाद वह बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। डरे हुए पति पत्नी अगली सुबह यह सब प्रधानाचार्य को बताते हैं। प्रधानाचार्य बताता है कि उस बूढ़ी औरत का नाम तांबी है। वह गांव की एक तांत्रिक है। उसका स्वभाव अजीब है, इसीलिए लोग उसे पसंद नहीं करते और वह गांव से बाहर अकेली रहती है। प्रधानाचार्य यह भी कहता है कि हालांकि उसका स्वभाव अजीब है, लेकिन उसका दिल अच्छा है। उसने कभी कोई गलत या बुरा काम नहीं किया है। वह बीमो को दिला
दिलासा देता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसके बाद प्रधानाचार्य पति पत्नी को छात्रों से मिलवाता है। भयानक बाढ़ के बाद अब पूरे स्कूल में सिर्फ 7 बच्चे ही बचे हैं। फिर भी बच्चों का पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है और वे दोनों नए शिक्षकों का दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन लिस के साथ पहली ही क्लास में कुछ डरावना होता है। जैसे ही वह पढ़ाना शुरू करता है, उसे लगता है कि जहां पहले सिर्फ 3 बच्चे थे, अब पूरा कमरा नीले बैंगनी चेहरे वाले बच्चों से भर गया है। वे सब खाली आंखों से उसे देख रहे होते हैं और बार बार लिस का नाम ले रहे होते हैं। अचानक एक लड़के की तेज आवाज लिस को होश में ले आती है। वह देखता है कि क्लास में अब भी सिर्फ 3 ही बच्चे हैं। यह देखकर लिस डर जाता है। जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि तांबी दूर खड़ी उसे देख रही है। अब लिस को शक होने लगता है कि जो कुछ भी उसने देखा, क्या उसका तांबी से कोई संबंध है। घर लौटकर वह सारी बात अपने पति बीमो को बताता है, लेकिन बीमो को लगता है कि शायद लिस बहुत ज्यादा थक गया है और उसे वहम हो रहा है। बीमो यह नहीं जानता कि जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है, लिस पर्दे के पीछे एक साया देखता है। उसे लगता है कि शायद उसका पति मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही वह पर्दा हटाता है, उसे पता चलता है कि खिड़की पूरी तरह बंद है और वहां कोई नहीं है। गांव आने के बाद से अजीब घटनाएं लगातार होने लगती हैं। एक दिन स्कूल में पढ़ाई के दौरान मायंग नाम की एक छात्रा अचानक छत से लटकी हुई मिलती है। उसका पूरा शरीर खून से सना होता है। जब बीमो और प्रधानाचार्य कक्षा में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि मायंग को जबरदस्ती छत के अंदर खींचा गया था। सभी शिक्षक मिलकर मेजें जोड़ते हैं और बीमो को ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं। जैसे ही बीमो अपना सिर छत के अंदर डालता है, उसे बहुत तेज बदबू आती है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह होती है कि मायंग वहां से गायब हो जाती है। तभी बीमो को पीछे से पैरों की आवाज सुनाई देती है। वह मुड़कर देखता है तो मायंग खून से भरे मुंह के साथ उस पर झपटती है। डर के मारे बीमो का पैर फिसल जाता है और वह गिरते गिरते बचता है। इसी दौरान बगल की कक्षा से लिस की चीख सुनाई देती है। दरअसल मायंग पल भर में लिस की कक्षा में पहुंच जाती है और उसकी ओर इशारा करते हुए धीरे धीरे लिस के पेट की तरफ बढ़ने लगती है। अजीब बात यह थी कि मायांग भी अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। उसी समय बीमो ने किसी तरह कक्षा का दरवाजा तोड़ा और बेहोश पड़ी अपनी पत्नी को जल्दी से घर ले गया। शाम होते ही जब बीमो रसोई में दिया सजा रहा था, तभी एक तेज हवा चली और बंद खिड़की जोर से खुल गई। शोर सुनकर लीस की नींद खुल गई। वह खिड़की बंद करने ही वाला था कि तभी कुछ डरावना हो गया। लीस ने देखा कि एक सिर जिसके साथ दिल लटका हुआ था, खिड़की के बाहर से उड़ता हुआ सीधे उसके सामने आ गया। यह देखकर लीस डर के मारे जोर से चीख पड़ा। अगली सुबह स्कूल के एक सहकर्मी ने बीमो और लीस को बताया कि रात की घटना से बच्चे बहुत डर गए हैं, इसलिए प्रधानाचार्य ने एक दिन के लिए स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। थोड़ा हिचकिचाने के बाद बीमो ने अपनी पत्नी के साथ हुई भूत वाली घटना सबको बता दी। यह सुनकर सहकर्मी ने कहा कि वह ऐसे उड़ते हुए सिर के बारे में पहले भी सुन चुका है। इस इलाके में ऐसे प्राणी को अधूरा भूत कहा जाता है, जो बहुत अशुभ माना जाता है। इसके बाद वह सहकर्मी बीमो और लीस को गांव के मुखिया के घर ले गया। वहां उन्हें पता चला कि इलाके की मशहूर और सच्ची डायन मीना इन दिनों मुखिया के घर ही ठहरी हुई है। मीना ने लीस को देखते ही उसका हाथ हल्के से पकड़ा और बताया कि उसे बार बार भूत क्यों परेशान कर रहे हैं। जब बीमो को पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है तो वह बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने देखा कि बाकी गांव वाले यह सुनकर चिंतित हो गए। मीना ने समझाया कि गांव में एक पुरानी भविष्यवाणी है। उसके अनुसार बाहर से आई एक गर्भवती महिला एक बुरे इंसान को सच्चा राक्षस बनने में मदद करेगी। सबको यकीन हो गया कि वह महिला लीस ही है और वह बुरा इंसान कोई और नहीं बल्कि तांबी है, जो खुद भी जादू टोना जानता है। इस भविष्यवाणी को रोकने के लिए मीना ने लीस को एक खास नमक वाला पानी पिलाने का फैसला किया ताकि तांबी उसका इस्तेमाल न कर सके। लेकिन यह सुनते ही लीस जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसी समय आसमान में काले बादल छा गए। अचानक लीस दर्द से जोर से चिल्लाया। उसका पूरा चेहरा अजीब तरह से स्लेटी रंग का हो गया। सब समझ गए कि उस पर फिर से दानव का साया आ गया है। हालांकि इस बार दानव की ताकत कम थी। सबने मिलकर लीस को काबू में किया और जबरदस्ती उसे नमक वाला पानी पिला दिया। इसके बाद लीस होश में आ गया और सामान्य हो गया। तांबी को और नुकसान करने से रोकने के लिए बाकी गांव वाले मशालें लेकर उसके घर पहुंचे, लेकिन घर पूरी तरह खाली था। स्पष्ट था कि वह बूढ़ा दंपति खतरे को समझकर पहले ही भाग चुका था। बीमो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी और अजन्मा बच्चा किसी के जाल में फंसे, इसलिए उसने उसी रात गांव छोड़ने का फैसला किया। लेकिन सहकर्मी आर्गेन ने बताया कि रात में नाव कभी नहीं चलती। गांव छोड़ने के लिए उन्हें सुबह तक इंतजार करना होगा। उस रात उन्हें सुरक्षित रखने के लिए आर्गेन ने घर के आसपास भूत प्रेत से बचाने का घेरा बनाया।
हालांकि आर्गेन कोई पेशेवर जादूगर नहीं था, लेकिन अधूरे भूत ने उसकी पत्नी और बच्चों को मार दिया था और वहां अपने बाल छोड़ गया था। तब से आर्गेन ने खुद पढ़कर अधूरे भूत से लड़ने के कई तरीके सीख लिए थे। जैसे ही सुरक्षा घेरा पूरा हुआ, अधूरे भूत ने बीमो के घर पर हमला करना शुरू कर दिया। जब वह अंदर नहीं घुस पाया तो गुस्से में जोर जोर से चीखा और वहां से चला गया। लेकिन अगली सुबह एक और भयानक घटना घटी। द्वीप के घाट पर आग लग गई और वहां खड़ी सारी नावें जल गईं। गांव से बाहर जाने का इकलौता रास्ता खत्म हो चुका था। बीमो बेबस होकर कुछ भी नहीं कह पाया। उसी समय कई गांव वाले दर्द से चीखने लगे। ये साफ था कि कोई फिर से जादू टोना कर रहा है। और तभी बीमो ने देखा कि उसकी पत्नी लीस सबके सामने अचानक गायब हो गई। घबराया हुआ बीमो चारों तरफ अपनी पत्नी को खोजने लगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। इसी समय वह उस छोटी लड़की माया से मिला, जिसे कुछ दिन पहले राक्षस ने नियंत्रित किया था। लड़की ने अपनी उंगली उठाकर पास के जंगल की ओर इशारा किया। बीमो जब वहां गया तो सच में उसने अपनी पत्नी का स्कार्फ वहीं पाया। अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए उसे मीना से मदद लेनी पड़ी। मीना ने वहीं जादू किया और जल्दी ही एक नीली धुआं बीमो को मार्ग दिखाने लगी। उसके मार्गदर्शन में बीमो ने एक पुराने पेड़ के नीचे बेहोश अपनी पत्नी को पाया। लीसी को जल्दी से होश में लाने के लिए बीमो ने मीना की सलाह मानी और उसे घर में छोड़कर इलाज करवाया। बाकी लोगों ने विचार विमर्श के बाद तय किया कि पूरे गांव की सुरक्षा के लिए उन्हें मिलकर तानबी को खत्म करना होगा। जल्दी ही बीमो गांव के मुखिया के नेतृत्व में तानबी के संभावित अड्डे की ओर बढ़ा। लेकिन जब उन्होंने तानबी दंपत्ति को पाया और हमला करने ही वाले थे, तभी तानबी ने केवल एक उंगली उठाई और तीनों वहीं जमे रह गए, जैसे उनकी हड्डियां झक गई हों। इस समय बुजुर्ग अरोंग ने उन्हें बताया कि वे सब धोखा खा गए हैं। असल में तानबी हमेशा लीसी की सुरक्षा कर रहा था। सच्चाई में जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था वह मीना था। और सच में उसी समय मीना लीसी के गर्भ से बच्चा निकालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि तानबी ने पहली मुलाकात में ही लीसी के पेट पर एक सुरक्षा जाल डाल दिया था। मीना ने अपनी शक्ति से जल्दी ही उसे तोड़ दिया। इस बात को महसूस कर तानबी ने अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं समझी। वह बीमो के सामने हाफ बॉडी घोस्ट की शक्ति का इस्तेमाल करने लगा। एक विशाल ऊर्जा वाला सिर मीना की ओर तेजी से चला गया। बीमो और साथी तुरंत पीछे भागे, लेकिन जब वे पहुंचे मीना पहले ही गायब हो चुकी थी। तब एगेन ने उस बाल का उपयोग किया जो मीना ने बीमो की पत्नी और बच्चों को मारने में छोड़ा था। यह बाल मीना की जगह का पता दिखा रहा था। अंत में बीमो उस बाल के मार्गदर्शन में जंगल की ओर बढ़ा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मीना भी उसी बाल की वजह से उसकी मौजूदगी महसूस कर रही थी। मीना हाफ बॉडी घोस्ट बनकर चुपचाप बीमो के पास आई और उस पर अचानक हमला कर दिया। शारीरिक शक्ति में कमजोर बीमो हाफ बॉडी घोस्ट का सामना नहीं कर सका, लेकिन भाग्यवश तानबी का हाफ बॉडी घोस्ट समय रहते आकर उसे बचा लिया। तानबी की मदद से बीमो ने मीना का शरीर खोजने का मौका पाया। अगर वह मीना के हाफ बॉडी घोस्ट का सही समय पर शरीर नष्ट कर देता तो मीना वहीं मर जाती। कुछ समय बाद वह एक कब्रिस्तान में मीना का सिरविहीन शरीर ढूंढ गया। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह थी कि मीना ने पास में कुछ ज़ॉम्बी रखे हुए थे जो उसकी देखभाल कर रहे थे। बीमो ने सारी ताकत लगाकर मीना के शरीर को पकड़कर आग में फेंक दिया। जब मीना ने महसूस किया कि उसका शरीर जल रहा है, वह गुस्से में अद्भुत शक्ति के साथ फट पड़ी। एक पल में उसने तानबी के हाफ बॉडी घोस्ट को हराया, लेकिन जब वह बीमो की ओर बढ़ी तो उसका शरीर जलकर राख हो चुका था और वह गिर पड़ी। बीमो ने जिंदा हुई मीना को देखते हुए कोई दया नहीं दिखाई। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और उसका दिल कुचल दिया ताकि मीना कभी जीवित न रह सके। और सभी की जान बचाने के लिए बीमो और लीसी ने फैसला किया कि वह यहीं रहकर शिक्षा देना जारी रखेंगे। ठीक है, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।